भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति भाग 8 अध्याय 10 संलग्नक। इसका पहला विषय है पुस्तक श्रृंखला का परिचय एवं कुछ सूचनाएं। श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी को जानने वाले यह भली भांति जानते हैं कि वे मूलतः मौखिक परंपरा के व्यक्ति रहे हैं। चाय के साथ घंटों चलने वाली औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं, रोचक अंदाज में सुनाई जाने वाली कथा कहानियाँ, संस्मरण अनुभव आदि उनके ज्ञान एवं विचार संक्रमण का माध्यम रहा है। लेखन न तो उनका माध्यम रहा न ही मेरा, परंतु पिछले काफ़ी समय से उनकी बातों को विधिवत संकलित करने की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभूत हो रही है। उनकी बातों को अलग अलग विषयों में छांटकर घनीभूत रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि सारी बातचीत सामान्य चर्चा के विषय से आगे बढ़कर सार्थक बहस, अध्ययन एवं शोध क्षेत्र में प्रवेश कर सके। आज पूरा संसार वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, उदारीकरण, विकास आदि के नाम पर एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य से आज का भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। एक रूप होती जा रही दुनिया में गुरुजी की दृष्टि और उस दृष्टिकोण की महत्ता लोग समझ ही रहे हैं। गुरुजी की बातों का लिखित रूप में संकलन और उसके अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में प्रवेश कराने का एक ध्येय इस एक रूपी होती जा रही दुनिया के सामने एक विकल्प प्रस्तुत करने का भी है, जो कि भारतीय व्यवस्थाओं के रूप में हमारे सामने है और जो उनकी दृष्टि से देखने पर बहुत ही प्रखर रूप से उभर कर सामने आता है। गुरुजी को निकट से जानने समझने वाले बहुत से लोगों का आग्रह था कि ज्ञान संक्रमण के उनके अपने माध्यम के अतिरिक्त उनकी बातों को अन्य माध्यमों से भी लोगों के बीच लाया जाए, ताकि ज्ञान का यह महत्वपूर्ण अंबार विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों एवं उत्सुक लोगों तक सरलता से पहुंच सके। पुस्तक श्रृंखला श्री रविंद्र शर्मा जी की बातों को विभिन्न विषयों के अंतर्गत लिखित रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। बातों को अलग अलग विषयों में प्रस्तुत करने से जहाँ कुछ लाभ हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं। पहला तो यह है कि भारतीय समाज व्यवस्था के अवयवों को अलग अलग खंडों में बांटकर देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सभी अवयव आपस में एक दूसरे से इतनी दृढ़ता, सबलता और प्रखरता से और उतनी ही सहजता से गूंथे हुए हैं कि जब तक इन्हें इनके आपसी गुंथाव के साथ नहीं समझा जाएगा तब तक इन विषयों में हमारी समझ आधी अधूरी रहेगी। इनके आपसी जुड़ाव को समझे बिना इन अवयवों को उनके पूर्ण रूप से समझना लगभग असंभव है, परंतु यदि समझने के क्रम में आरंभ में ही इनके महत्वपूर्ण जुड़ाव के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं तो मामला ज़्यादा ही उलझा हुआ नज़र आता है। अतः यहाँ इस चेतावनी के साथ इन विचारों को अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया जा रहा है कि आरंभिक समझ के लिए तो इनको अलग अलग देखा जा सकता है, परंतु संपूर्ण समझ बनानी है तो इन सभी विषयों को समग्र रूप में देखना व समझना होगा। उपर्युक्त कारणों से इन विषयों को अलग अलग पुस्तिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। इस समय बातों को समग्र रूप से समझने समझाने के लिए कुछ मामलों में पुनरावृत्ति हुई है, जो स्वाभाविक भी है। कुछ जगहों पर एक ही बात को, एक ही उदाहरण को अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं वह बात, वह उदाहरण ज्यों का त्यों भी प्रस्तुत किया गया है ताकि उस विषय को समझा जा सके। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी के साथ लगभग 16 वर्ष का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें अंतिम 6-7 वर्ष तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर लगभग पूरा समय उनके साथ रहा। उनकी सभी बातों से मैं प्रभावित तो पहले से ही था, लेकिन इन 6-7 वर्षों के समय उन्हें और उनकी बातों को गहराई से सुनने और समझने का अवसर मिला। फिर जब उनके शरीर त्यागने के 3-4 वर्ष पूर्व उनकी अनुमति से उनकी बातों को लिखना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी स्वयं की भी समझ बनना आरंभ हुई। मेरा सौभाग्य है कि इस तरह का बहुत कुछ लिखकर मैं गुरुजी को सुना सका और उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी जान सका। प्रस्तुत पुस्तक की श्रृंखला में गुरुजी को जैसा मैंने सुना और अपनी सीमित बुद्धि से जैसा उसे समझा,
वैसा ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक श्रृंखला की पुस्तक में कहीं भी कोई द्वंद्व, विरोधाभास या अन्य कोई समस्या आ रही हो तो वह पूरी तरह से मेरी समझ की सीमा या उसके प्रस्तुतिकरण की कठिनाई का मसला है, न कि गुरुजी की बातों का, क्योंकि मुझे उनके सोचने समझने आदि में कोई द्वंद्व या विरोधाभास जैसा कभी कुछ दिखा नहीं। 2. विषय: पुस्तक श्रृंखला की प्रकाशित एवं आगामी कृतियाँ। भारत गाथा, खंड 1 भिक्षावृत्ति, खंड 2 प्रौद्योगिकी, खंड 3 वास्तु एवं घर, खंड 4 सहज मानस, सामर्थ्य, कला, डिजाइन एवं सौंदर्य दृष्टि, खंड 5 भारतीय व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ अन्य लेख, खंड 6 भारतीय ग्राम व्यवस्था, खंड 7 भारतीय जाति व्यवस्था, खंड 8 भारतीय शिक्षा व्यवस्था, खंड 9 भारतीय समाज व्यवस्था के अन्य उपतंत्र, खंड 10 भारतीयता का झूठा दुष्प्रचार। भारत कथा, मसूरी संवाद 2009, आदिलाबाद संवाद 2011, बिजनौर संवाद 2013। विषय 3 यक्ष प्रश्न। विभिन्न जगहों पर गुरुजी की बातें सुनने और उनसे सहमत होने के बाद लोगों के मन में 1-2 प्रश्न उठते ही थे। उनकी बातचीत पर आधारित इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये प्रश्न यक्ष प्रश्न की भांति हर बार हमारे सामने आ खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि यह सारी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर है तो इसे समाज में कैसे और क्यों लागू किया जाना चाहिए। अन्य सारी बातचीत की तरह गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सहजता से देते हैं। उनका कहना है कि भले ही यह सारी व्यवस्था इतनी अच्छी लगे, परंतु इसे वर्तमान समाज में लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह सारी व्यवस्थाएं नौकरशाही से पहले की व्यवस्था हैं। नौकरशाही अर्थात किसी भी तरह की नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण करना और हमेशा एक आर्थिक सुरक्षा के भाव में रहना। इस तरह से निर्मित समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं संभव नहीं हैं। जब तक समाज में नौकरशाही है, जो तब तक रहेगी जब तक हमारी सभ्यता बड़ी प्रौद्योगिकी और बड़े कारखानों वाली बनी रहेगी। तब तक ऐसा कोई परिवर्तन होना असंभव है। नौकरशाही वाले समाज में व्यक्ति संचार जाति वाला हो जाता है, जो कि आसानी से दिखाई दे रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज लगभग कोई भी व्यक्ति अपने गांव में रहकर जी नहीं पा रहा है। हर किसी को कमाने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। लगभग पूरा समाज खानाबदोश हो गया है, क्योंकि वह केवल खाने रोजी रोटी के लिए ही गांव से अपने शहर से बाहर निकल रहा है। लगभग हर व्यक्ति अपने गांव में रहकर अपने आप को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे समाज में पहले भी बंजारे, लंबाड़े, धनगर आदि लोग रहे हैं, पर वे संचार व जाति वाले नहीं थे। विविध तरह के परिवहन का काम उनके पास हुआ करता था। वे संचार जाति वाले नहीं बल्कि संचार व्यवस्था वाले लोग थे, जबकि आज तो पूरा का पूरा समाज संचार जाति वाला होता जा रहा है। कोई व्यक्ति अपने गांव में रहकर जी नहीं पा रहा है, न ही वह अपने माँ बाप के बनाए हुए घरों में रह रहा है। लोग मर मर कर घर बनाते हैं, परंतु कोई संतान उसमें रहती नहीं, वह कहीं और जाकर अपना घर बना रही है। इस तरह जब समाज संचार जाति वाला हो जाता है तो उसकी कोई खास आवश्यकताएं नहीं रह जाती। खाने के लिए कुछ होटल आदि मिल जाएं, बच्चों के लिए 5वीं 10वीं तक का विद्यालय बन जाए, घर की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए थोड़ी बहुत दुकानें मिल जाएं, रोग होने पर पास में ही डॉक्टर इत्यादि मिल जाएं और तथाकथित मनोरंजन के कुछ साधन मिल जाएं, उसके लिए बहुत है। उससे अधिक की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य, कला, आत्मा, परमात्मा, तीज, त्योहार, समाज संबंधी, रिश्तेदार आदि की उसे कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और न ही इन सब के लिए उसके पास कोई समय रह जाता है। संचार जाति वाले इस समाज की तरह की आवश्यकताएं ही नहीं रहती। जिस समाज में इस तरह की आवश्यकताएं ही न हो, वहाँ इस तरह की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और हम इसी प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाओं में रहने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं? इस पर गुरुजी कहते हैं कि समाज में
हमारी व्यवस्थाओं को फिर से अगर लागू करना है तो सबसे पहले नौकरशाही को समाप्त करना होगा। नौकरशाही को समाप्त करना अर्थात बड़ी प्रौद्योगिकी वाली व्यवस्था, बड़े कारखानों वाली सभ्यता को समाप्त करना होगा। बड़ी प्रौद्योगिकी, बड़े कारखानों के समाप्त होते ही नौकरशाही समाप्त होने लगेगी। उसके बदले छोटी प्रौद्योगिकी और छोटे कारखानों वाली व्यवस्था को लागू करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज हमारे अपने मानस, चित्त और सिद्धांतों पर आधारित हमारी व्यवस्थाओं पर चले तो यह परिवर्तन करना ही होगा। गुरुजी की बातें सुनकर लोगों के मन में जो दूसरा प्रमुख प्रश्न उठता है वह यह है कि हमारी व्यवस्थाएं अगर इतनी ही अच्छी थीं, इतनी ही सुंदर थी, तो वह टूटी ही क्यों? इसके उत्तर में एक बूढ़े मरणासन्न व्यक्ति का उदाहरण देते हुए गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई मरणासन्न बूढ़ा व्यक्ति प्राकृतिक मौत मरता है तो हर किसी की तरह एक ही प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब लोगों को यह पता लगता है कि यह प्राकृतिक मौत से नहीं मरा बल्कि उसे विष देकर मारा गया है, तब लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है। भले ही वह व्यक्ति बुजुर्ग हो और मरणासन भी हो, पर दोनों ही परिस्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होती है। उनका मानना था कि समाज की प्रचलित मान्यताओं, रीति रिवाजों, व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन करके उन्हें अपनी कसौटियों पर कसकर देखना होगा, न कि बाहरी कसौटियों पर कसकर देखना कि हमारी व्यवस्थाओं की यह प्राकृतिक मौत है अथवा उसे किसी ने विष देकर मारा है या मारा जा रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर भिन्न होगा। वैसे इसका एक दूसरा कारण यह भी दृष्टिगत होता है कि जब कोई समाज ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंचता है तब समाज में विज्ञान यानी विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान बनने लग जाता है। उच्च प्रकार का ज्ञान जन सामान्य के रोजमर्रा के जीवन में लागू हो जाता है। विशेष तरह के ज्ञान के सामान्य ज्ञान बनते ही समाज में उसकी महत्ता घट जाती है और उसका उस तरह का मान होना कम हो जाता है। हमारे समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं की विभिन्न दृष्टियों, विज्ञान, कला एवं सौंदर्य, अध्यात्म, सामाजिकता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण आदि से समाज सुदृढ़ होने के बाद भी समाज से गायब होते जाने का यह एक कारण समझ में आता है। विषय 4 परिचय गुरुजी स्वर्गीय रविंद्र शर्मा। 5 सितंबर 1952 को आदिलाबाद में जन्मे श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी एक पंजाबी परिवार से थे। पिछली एक पीढ़ी से उनका परिवार महाराष्ट्र की सीमा से लगे पश्चिमोत्तर तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में आकर बस गया था। आज विभिन्न लोग उन्हें कलाकार, कारीगर, कथाकार, इतिहासविद, शिक्षाविद, समाजशास्त्री, निपट भारतीयता के पैरोकार, अर्थशास्त्री, दार्शनिक आदि विभिन्न रूपों में जानते हैं। बहुत छोटी आयु से ही उनका झुकाव कला और कारीगरी की ओर हो गया। यह झुकाव के बाद उन्हें इस क्षेत्र में पढ़ाई की ओर ले गया। 10वीं तक आदिलाबाद में पढ़ाई करने के बाद हैदराबाद स्थित जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ललित कला और स्थापत्य महाविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ललित कला अकादमी हैदराबाद की स्कॉलरशिप पर वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला लिया। साथ ही वे अपने आप को आदिलाबाद क्षेत्र की कई शिल्प कलाओं और कारीगरी विद्याओं में पारंगत करते रहे। इन पढ़ाइयों के उपरांत वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद पर और पेरिस में काम करने का प्रस्ताव छोड़कर वापस आदिलाबाद लौट आए और अपनी औपचारिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान व कौशल का कुशल समन्वय करते हुए स्थानीय कारीगर समुदायों के साथ पुनः कार्य करने लगे। 1979 में गुरुजी ने आदिलाबाद में कला आश्रम की स्थापना की। कला आश्रम ग्रामीण कारीगरों और कलाकारों के विशेष संदर्भ में परंपरागत सांस्कृतिक अनुभवों और आधुनिकता की तथाकथित आवश्यकताओं के बीच खाई पाटने के प्रयास में लगा है। यह आदिलाबाद के क्षेत्र में आसपास रहने वाले कारीगरों, कलाकारों और अन्य कई समुदायों के साथ काम करता है। वर्तमान में कला आश्रम आदिलाबाद शहर के किनारे पर 2 एकड़ भूखंड पर स्थित है। आश्रम परिसर में आदिलाबाद क्षेत्र की कई अनूठी और विलक्षण कलाकृतियों से युक्त एक संग्रहालय, कारीगरों के कार्य करने के लिए कार्यशालाएं, एक प्रार्थना कक्ष और बैठक हॉल है। आश्रम की संचार संरचना और संपूर्ण दर्शन स्थानीय परंपराओं और स्थानीय कौशल में रचा बसा है। आश्रम स्थानीय शिल्प कला,
स्थानीय शिल्प कला परंपराओं एवं कलाकृतियों का अकूत भंडार है। कला आश्रम विशेषतः आदिलाबाद के क्षेत्र में क्यों स्थापित हुआ, इसके पीछे कुछ विशेष कारण व उद्देश्य रहे हैं। दरअसल आदिलाबाद क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसे अधिकतर लोग इसके तथाकथित पिछड़ेपन और 80 के दशक में नक्सली गतिविधियों में संलग्नता के कारण जानते हैं। वस्तुतः आदिलाबाद विशाल सांस्कृतिक विविधता और महत्ता का क्षेत्र रहा है। यह दंडकारण्य के अत्यंत घने जंगलों के मध्य जाते हुए पुराने यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय जनसंख्या विविधताओं से पूर्ण रही है, जिसमें कारीगरों, कृषकों की अनेक जातियों से लेकर कई आदिवासी समूहों, गोंड एवं कोलामा और बाहर से आकर बसी कई जाति समूहों, मथुरा एवं लंबाड़ा समाज की बहुतायत है। इसके अतिरिक्त कई संचार जाति समूह जो व्यापार, कला, वंशावली वर्णन एवं प्रौद्योगिकी जैसे कामों में लगे रहते हैं, भी यहाँ निरंतर आते रहते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ आधुनिकता के प्रभाव में अछूती नहीं रही हैं, फिर भी आधुनिकता का प्रभाव यहाँ अचानक आ जाने की बजाय कतिपय धीमी गति से आया। इस सुस्ती को आधुनिक मानस के दृष्टि धारकों द्वारा पिछड़ेपन की संज्ञा दी जाती है। बदलाव की इस धीमी गति के कारण आदिलाबाद क्षेत्र अपने सांस्कृतिक और सामाजिक अतीत से एक प्रकार की निरंतरता कायम रख पाया है, जो अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं देती है। संबंधों की निरंतरता के एक प्रमुख कारण यह रहा कि आदिलाबाद अंग्रेजों अर्थात आधुनिकता के प्रत्यक्ष सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल कर देने वाले नियंत्रण में कभी नहीं रहा। निजाम के शासन के अंतर्गत स्थानीय सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीति और न्याय तंत्र पूरी तरह से उसका सत्यानाश नहीं हुआ। इसलिए सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी काफ़ी हद तक निर्बाध रूप से बच गईं। सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की यह निरंतरता ही है जिसे गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा अपनी विशेष दृष्टि से पकड़ पाए। पिछले लगभग 30-35 वर्षों से अपने क्षेत्र में रहकर लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में जो संसार उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, जिसका प्रतिरूप संपूर्ण भारतवर्ष में स्पष्ट दिखाई देता है, उसे वे हम सबको बताते हैं। उनकी दृष्टि का पैनापन और विविधता उन्हें विभिन्न विशेषणों से विभूषित करती है। समाज में लोगों की जीवन शैली, सामाजिक अर्थव्यवस्था, जातिगत मान्यताएं और व्यवहार, अन्य जातियों से अंतर संबंध, भारतीय परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, सौंदर्य दृष्टि, संस्कार, लोगों की आजीविकाएं, परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अन्य अनेक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं उनके अध्ययन का विषय रहा है। यही कारण है कि उन्हें सुनने के लिए देश भर के विभिन्न विषयों के विद्वान, बुद्धिजीवी, वास्तुकार, डिजाइनर, कलाकार, कारीगर, अध्यापक, प्राध्यापक, समाजशास्त्री, लेखक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग जिनका अपने समाज को समझने से सरोकार रहा है, आदिलाबाद जैसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित कला आश्रम में आते रहते थे। यह गुरुजी की विशेष दृष्टि है जो आम आदमी के किसी भी दृश्य को देखने के मायने बदल देती हैं। इसलिए उसे ठीक से समझना और अन्य लोगों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके इस दृष्टि से भारतीय मानस की वे सारी विशेषताएं अत्यंत जीवंत प्रतीत होती है जो श्री धर्मपाल जी ने ब्रिटेन में भारतीय मानस, चित्त और स्वधर्म के बारे में अपने महान शोधों और अध्ययन से बताए गए हैं और अभी भी हमारे समाज में छोटे रूप से ही सही मगर विद्यमान अवश्य हैं। यहाँ एक और उनका यह अध्ययन कार्य और दृष्टि हमारे भारतीय समाज के मानस, सामर्थ्य, सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के बारे में गूढ़ जानकारियाँ देता है। वहीं दूसरी ओर भविष्य के भारत निर्माण की दिशा निर्धारित करने के लिए आवश्यक सिद्धांत और महत्वपूर्ण सूत्र भी प्रदान करता है। इस दृष्टि से उनके कार्य को समझना, बढ़ाना और अन्य लोगों तक ले जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके कार्य की गुरुता को देखते हुए उन्हें कई संस्थानों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार के कला रत्न सम्मान और प्रतिष्ठित हंस सम्मान के साथ साथ तेलंगाना सरकार के प्रथम युगादि सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वे देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT दिल्ली, मुंबई आदि, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद आदि, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, विकास प्रबंधन संस्थान पटना आदि के साथ साथ देश के विभिन्न प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर, डिजाइन आदि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं। वे राष्ट्रीय कारीगर पंचायत के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
उनकी बातों को आकाशवाणी द्वारा साप्ताहिक प्रसारण के माध्यम से शिलांतरंगालु कार्यक्रम में कई वर्षों तक प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन व अन्य चैनलों एवं देश की कई पत्र पत्रिकाओं में उनके कार्यों को प्रमुखता से प्रसारित किया गया है। उनके कृतित्व पर एक विस्तृत लेख तो पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा सुश्री रजनी बख्शी द्वारा लिखित पुस्तक बाप कुटी में काफ़ी पहले से प्रकाशित किया जा चुका है। कुछ वर्षों पूर्व उनके संदेशों वक्तव्यों की ऑडियो सीडी गुरुजी की दृष्टि से 2 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक पुस्तक स्मृति जागरण के हरकारे श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी के अब तक 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं नई दिल्ली के द्वारा उनके दिए गए एक व्याख्यान पर एक मोनोग्राफ और उसी व्याख्यान की एक वीडियो सीडी भी प्रकाशित की जा चुकी है। 2014 में श्री गुरुजी को श्री गुरु गोविंद सिंह ट्रांस एंट्री विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। वे स्वयं कई कलाओं और सभी 18 कारीगरी विद्याओं में पारंगत थे। 29 अप्रैल 2018 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वे हमारे बीच नहीं रहे। आदिलाबाद के कला आश्रम में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। परिचय स्वर्गीय कमलेश जी अपने समय के मूर्धन्य कवि, निबंधकार, विचारक और अनुवादक थे। उनका जन्म 1938 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कनैल गांव में हुआ था। अपनी आरंभिक औपचारिक शिक्षा के बाद सन 1958 में ही कल्पना पत्रिका के संपादन में शामिल हो गए। उसके बाद सन 1962 से 1967 तक वे राम मनोहर लोहिया के निजी सचिव रहे। उन्होंने उनकी पत्रिका जन के संपादन में सहयोग किया। फिर इंगित का भी संपादन किया। सन 1973 से 1975 तक साप्ताहिक पत्रिका प्रतिपक्ष के स्थानीय संस्थापक संपादक रहे। आपातकाल के दौरान बड़ौदा डायनामाइट मामले में शामिल होकर वे जेल गए। 1991 से 94 तक भारत भवन के निराला सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला काव्य संग्रह 1984 में जरत कारू शीर्षक से आया। 2008 में खुले में आवास का प्रकाशन हुआ और 2013 में बसाव प्रकाशित हुआ। कमलेश जी की कविताओं में भारतीय परंपरा की समृद्धि के दर्शन को अनेक आलोचकों ने रेखांकित किया है। उनसे उदयन वाजपेयी की लंबी बातचीत कवि का मार्ग नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। साहित्य और इतिहास आदि अनेक अनुशासनों की पुस्तकों पर उनका विस्तृत लेखन रहा है। पाब्लो नेरूदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिचू के शिखर समेत अनेक कविताओं का अनुवाद किया है। कमलेश जी मूलतः कवि थे। अपने लेख को छापने में सदा संकोच रहा। 60 के दशक में उन्होंने लिखना आरंभ किया। तब हिंदी साहित्य में वैचारिक आग्रहों का आलोड़न विलोड़न उफान पर था। कविता अपने नए कलेवर का आकार ले रही थी, मगर कमलेश जी अपनी तरह से लिखते रहे। वे बहुपठित थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था, पर उनकी समझ साहित्य तक सीमित नहीं थी। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि क्षेत्रों में भी उनकी समान गति थी। पुस्तकों का जितना विशाल संग्रह उनके पास था, दिल्ली में शायद ही किसी साहित्यकार के पास हो। किसी भी विषय पर वे संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने को सहज तत्पर रहते थे। यही कारण है कि देश की तमाम भाषाओं के लेखकों, चिंतकों, राजनीतिक विश्लेषकों आदि से उनका निरंतर संपर्क और संवाद बना रहा। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी से उनका परिचय उनके देहावसान के मात्र 2-2.5 वर्ष पूर्व ही हो पाया। 2013 में श्री पवन गुप्ता जी ने श्री गुरुजी की लगभग 4-4.5 घंटों की एक बातचीत दिल्ली में रखी। उस दिन कमलेश जी ने उन्हें पहली बार सुना। बातचीत समाप्त होने के बाद कमलेश जी ने पवन जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये 4 घंटे उनके जीवन के सबसे अनमोल घंटे रहे। उन्होंने ये केवल कहा ही नहीं, बल्कि उससे पूरी तरह सरोकार भी रखते थे। यही कारण है कि 75-76 वर्ष की आयु में विभिन्न रोगों से घिरे अपने स्थूलकाय शरीर के साथ वे आदिलाबाद जैसी असुगम जगह पर 2-3 बार हो आए थे और आगे भी आने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने दिल्ली स्थित आवास में भी वे गुरुजी को आमंत्रित कर चुके थे। किताबों से भरे उनके बड़े घर में जहाँ बैठने के लिए जगह तलाश करनी पड़ती थी, वहाँ उन्होंने गुरुजी की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने निधन से पहले कमलेश जी भारत की जाति व्यवस्था आदि पर अनेक संस्थानों और औपनिवेशिक विचारों की कुहासे से बाहर निकालकर सम्यक आलोक में देखने का महती प्रयत्न कर रहे थे।
27 जून 2015 को वे हमारे बीच नहीं रहे। परिचय: हर्ष सत्य। 26 जनवरी 1982 में जन्मे डॉक्टर हर्ष सत्य का रुझान भारत की समाज व्यवस्था एवं लोक ज्ञान परंपराओं को समझने में रहा है। उनकी विशेष रुचि कला और समाज के अंतर संबंध को समझने में रही है। उन्हें स्वर्गीय प्रोफेसर नवज्योति सिंह और स्वर्गीय रविंद्र शर्मा गुरुजी का लंबा सानिध्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने IIIT हैदराबाद से अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई की। उनकी थीसिस जजमानी व्यवस्था पर थी, जिसमें वे भिक्षावृत्ति समाज को भारत की ग्राम व्यवस्था के मूल में रखते हैं। इसमें समाज की अवधारणाएं एवं समाज में विविधता के कारणों पर विशेष चिंतन है। उनका मानना है कि भारत शायद एक कला प्रधान सभ्यता रही है और भारत में कलाकार जातियों के पतन को वे एक बड़ी त्रासदी मानते हैं। आजकल वे सिद्ध मसूरी में कार्यरत हैं, जहां श्री पवन गुप्ता जी के साथ जुड़े हैं। समाज में भारत के सभ्यतागत विमर्श पर सिद्ध का एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रयास में सिद्ध लेखन एवं प्रकाशन के साथ साथ गोष्ठियां, सेमिनारों का आयोजन करता है। धर्मपाल की रीडिस्कवरिंग इंडिया और रेजिनोल्ड रेनोल्ड की वाइट साहिब्स इन इंडिया का हाल ही में प्रकाशन हुआ। वर्तमान में आप जजमानी व्यवस्था पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और धर्मपाल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आलेखों को एक पुस्तक का रूप दे रहे हैं। परिचय: आशीष कुमार गुप्ता। आशीष कुमार गुप्ता मूलतः जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। स्कूली शिक्षा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय से करने के बाद स्नातक स्तर की पढ़ाई शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से प्राप्त की। तत्पश्चात स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रामीण प्रबंधन विषय में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात से हुई। आगे चलकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका से नेतृत्व विकास संबंधित एक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1999 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण प्रबंधन, लघु वित्त, आजीविका संवर्धन, सामाजिक उद्यमिता एवं कारीगरी आदि क्षेत्रों में कई वर्षों तक विभिन्न संस्थाओं व राज्यों में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया। इस समय पूरे देश में कई तरह की संस्थाएं स्थापित करने के साथ साथ अलग अलग तरह की संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके कार्यों की उत्कृष्टता को देखते हुए विभिन्न मंचों से सम्मानित भी किया गया। सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपको और देश के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत आपकी ही तरह के अन्य 5 अन्य व्यक्तित्वों को समाहित कर एक पुस्तक परस्यूट ऑफ गुडनेस प्रकाशित हो चुकी है, जिसके लेखक IIT कानपुर एवं IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र श्री विजेंद्र हरियाल हैं। आप अपने तथाकथित कैरियर की शुरुआती के समय से ही श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी के संपर्क में आ चुके थे। उसके साथ लगभग 1.5 दशकों के सानिध्य में उन्हें भारतीय व्यवस्था तंत्र को एक विशेष भारतीय दृष्टि से देखने और समझने का अवसर प्रदान किया गया और जो समझ में आया उसे जीवन में उतारने की दिशा में आगे बढ़ चले। पिछले 6-8 वर्षों से जबलपुर जिले के इंद्राणा नामक गांव में गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी और उनके द्वारा स्थापित कला आश्रम से प्रेरणा लेकर जीविका आश्रम बनाकर विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन और शोध में लिप्त हैं। आश्रम में सपरिवार रहकर भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप जीवन शैली अपनाते हुए उसे समझने एवं साधने का प्रयास करने में सक्रिय हैं। इसके साथ साथ वे गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा की बातचीत और उनके गूढ़ अध्ययन को विभिन्न रूपों में समाज के सामने लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी क्रम में श्री पवन गुप्ता जी के साथ गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर सह संपादित पुस्तक स्मृति जागरण के हरकारे 2 विभिन्न संस्करणों में आज समाज के सामने हैं। इसके अतिरिक्त गुरुजी के वक्तव्यों की ऑडियो CD भारत गुरुजी की दृष्टि से हमारे सामने है। गुरुजी की बातचीत पर आधारित उनके लेख आदि भी देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। भारत गाथा खंड 1 भिक्षावृत्ति पुस्तक पूर्ण हुई। जय भारत गाथा।